शनि अगर वक्री है तो या जो परेशानी के मुद्दे हैं मतलब वो और ज़्यादा रौद्र उग्र हो जाएगा। सर्वतोभद्र चक्र पे बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है। सर्वतोभद्र चक्र पे आपको अल्फ़ाबेट्स, उनके जो मात्राएं हैं, डायरेक्शंस हैं, प्लैनेट्स वेद कैसे करेंगे एक दूसरे को, ये आपको राशि संकट चक्र में भी मिलता है। ये जो सिंहासन है ना, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखती है। वो अपने मिनिस्टर्स को चेंज कर रहे हैं, अपने कैबिनेट को चेंज कर रहे हैं, या जिसे कहते हैं जितनी सपोर्ट थी उसमें थोड़ी कमी दिखती है। हेड डाउन होके इस्तीफा नहीं होगा, ससम्मान कुर्सी छोड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मनी टर्म तो नहीं कंप्लीट कर रहे हैं। क्या आपने खंगालने की, टटोलने की, बाकी कुंडलियों को पढ़ने की कोशिश की? उस मोदी नहीं तो कौन? मौजूदा चेहरों में हम ये कह सकते हैं इस्लामिक और क्रिश्चियन कंट्रीज आपस में लड़ेंगी, जिसमें क्रिश्चियन कंट्रीज हावी होने वाली हैं। अगले युद्ध का बेसिस ही रिलीजन है। We'll stand on the ruin of a civilization। इस स्त्री को कोई अपना नाम तो जरूर देगा ना, अगर हमने नहीं दिया तो कोई और देगा। 2027 से 2034 ये वो 7 साल हैं जब आपको ये रिलीजियस वॉर अपनी चरम सीमा पे दिखेगी। इजराइल काफी धुआंधार लड़ाई करने वाला है। ऐसा समय आएगा आगे फ्यूचर में, मृत शरीर सड़कों पर रहेंगे और सफाई करने के लिए समय लगेगा। 2027 से 34 के बीच में वॉर है जिसका मुद्दा रिलीजन है। ये इंडिविजुअल कुंडली के लिए बता रही हूँ। या शनि के राहु केतु के अक्ष पे आने से हम कहते हैं कि आप शनि स्तोत्र का जाप कीजिए, इससे आपको रिलीफ मिलेगा। जुलाई 2030 से जुलाई 2031 इसमें 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो रहे हैं। नवंबर एंड 2026 से मई 2028 के बीच में सांप्रदायिक दंगे हैं। किन्हीं पोजीशंस में, किन्हीं मूवमेंट्स में ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, किन्हीं में ये थोड़ा बैठेंगे। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। हमने 2026 कैसा जाएगा इसे लेके बहुत से पॉडकास्ट किए, लेकिन एक चेहरा जिसे आपने बहुत पसंद किया वो आज मेरे साथ पॉडकास्ट में दोबारा से हैं। इसके पहले उनकी कई भविष्यवाणियां सही साबित हुई, जैसे बंगाल इलेक्शन को लेके, ममता बनर्जी के न सिर्फ हार को लेके बल्कि उनका राजनीतिक करियर ढलान की तरफ है, ये सारी बातें। इसके अलावा 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक के बीच में भारत के लिए बहुत मुश्किल समय होगा, ये भी भविष्यवाणी की गई थी। और वो हमने देखा भी कि कैसे हॉर्मुज के बंद होने के चलते सभी परेशान रहे, आम आदमी भी, सरकार भी। एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ पॉडकास्ट में। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रख्यात ज्योतिषी मनीषा आहूजा जी। बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू शालिनी। आज वैसे तो टॉपिक मुझे लगता है क्योंकि विश्व में क्या होगा, भारत में क्या होगा, ये सभी जानना ही चाहते हैं, लेकिन इन सारी बातों की शुरुआत हम अगर ऐसे करें कि शनि वक्री हो रहा है, और शनि जब वक्री होता है तो ज्योतिष के जो गलियारे रहते हैं, ज्योतिषियों की जो बातें रहती हैं, उसमें गर्मी एक बार फिर से बढ़ जाती है। तो इस गर्मी पर चर्चा करना, शनि का वक्री होना कितना अहम है देश और दुनिया के लिए, शुरुआत फिर आज उसके साथ कीजिए। लार्ज प्लैनेट्स जैसे कि शनि या बृहस्पति जब वक्री और मार्गी होते हैं तो इवेंट्स के फ्रक्टिफाई होने का समय आता है। ये सिर्फ वक्री होने पर नहीं होता, जब एक लार्ज प्लैनेट वक्री से मार्गी होता है ये तब भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब शनि जो है वो 27 जुलाई 2026 से वक्री यानी कि रेट्रोग्रेड हो रहे हैं और 11 दिसंबर 26 में मार्गी हो जाएंगे। ठीक है, ये मीन राशि में ये फिनोमेना आपको दिखेगा। और ये एक प्रिंसिपल है, मैंने आप ही के चैनल पे ये पिछली बार भी और 1-2 बार मैं ये कोट कर चुकी हूँ कि बृहस्पति का अतिचारी होना और शनि का वक्री होना, ये जियोपॉलिटिकल जो आपका एरिया है, इसमें बहुत कंट्रीज़ एंड उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस में बहुत प्रॉब्लम लाता है। और जहाँ वॉर की स्थिति बनी होती है ये ट्रिगर कर देगा उसको। अब ईरान को ही आप देखें, इसमें मैं भविष्यवाणी तो आपके साथ अलग से डिस्कस करने वाली हूँ, मगर अगर हम इसको समझें तो ईरान को ही अगर हम देखें तो फिर से आप देखेंगे कि प्रॉब्लम शुरू होने वाली है।
कर्क लग्न की कुंडली और शनि मीन में वक्री और अष्टम भाव का प्रभाव ले लेंगे एक्वेरियस का, जो कि कैंसर लग्न की कुंडली, कर्क लग्न की कुंडली के लिए अष्टम भाव है। तो फिर से आप देखेंगे कि ईरान सुर्खियों में आ जाएगा और फिर से थोड़ा एक विस्फोट वहाँ, और यहाँ पर थोड़ा नहीं, मतलब विस्फोट आपको फिर से दिखेगा इन टर्म्स ऑफ लाइक अ ट्रिगर पॉइंट, जिसे हम कहते हैं लड़ाई का एक ट्रिगर पॉइंट। फिर से इमोशंस विल रन हाई और फिर से इजराइल ईरान, उधर से यूएस की सपोर्ट, यूएस ईरान, ये फिर से अब एक पुश एंड पुल, एक टग ऑफ वॉर की तरह फिर से चलेगा इस वक्री शनि में। ठीक है, अब जब हम एक प्लैनेट को वक्री देखते हैं, अब बहुत से लोग कहते हैं शनि वक्री हुआ तो क्या डिफरेंस है, और बृहस्पति एक नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है। जब एक नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट वक्री होता है तो उसके बेनिफिशियंस में कमी आती है। जब एक मैलेफिक प्लैनेट वक्री होता है तो उसके मैलिफिशियंस में बढ़त होती है। अब शनि अगर वक्री है तो जो मैलिफिशियंस है या जो परेशानी के मुद्दे हैं, मतलब वो और ज़्यादा रौद्र उग्र हो जाएगा, उग्र इफेक्ट आएगा उसका। अब ये इंडिविजुअल कुंडलियों में भी ऐसे ही आता है। ठीक है, बृहस्पति के वक्री मार्गी होने से जो उसकी बेनिफिक इफेक्ट्स हैं उनमें कमी आ जाएगी। जितना वो मतलब आपको दे सकता है, वो मार्गी होने पर जो दे सकता है वो वक्री होने पर उसमें रोक लग जाएगी। ये दोनों में डिफरेंस है, एक बेनिफिक और एक मैलेफिक प्लैनेट के वक्री होने में। वक्री प्लैनेट ऑल द मोर पावरफुल इन टर्म्स ऑफ मैलिफिशियंस हो जाता है। ठीक है, अब क्या जब प्लैनेट वक्री होता है तो उसे हम कैसे देखेंगे? प्लैनेट वक्री होता है तो थोड़ी देर के लिए रुकता है, माने इट्स लाइक स्टेशनरी। उसके बाद आपको उसकी मूवमेंट दिखेगी अक्रॉस नक्षत्र, पीछे की तरफ मुड़ेगा। अब जैसे शनि को ही समझें तो 17 मई 2026 से शनि ने रेवती नक्षत्र में, जो कि आखिरी नक्षत्र है 27 में, जो आखिरी थर्ड ट्रायड का आखिरी नक्षत्र है रेवती, बुध का नक्षत्र, उसमें शनि ने प्रवेश किया था। ठीक है, अब 27 जुलाई को शनि वक्री हो जाएंगे। ठीक है, और वक्री होने के बाद 9 अक्टूबर को फिर से उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में, जो कि शनि का खुद का नक्षत्र है, उसमें प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, अब ये एक मूवमेंट चलती रही और उसके बाद फिर से फरवरी में रेवती नक्षत्र में फाइनल प्रवेश होगा। पाइसिस का वो लास्ट नक्षत्र है और फिर 31 मई को फाइनली मीन राशि से शनि निकल जाएंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आपको एक और बात बताई। मैंने कहा कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं कि कब वक्री हो रहा है, ये भी इम्पॉर्टेंट है कब मार्गी हो रहा है। जब मार्गी होते हैं लार्ज प्लैनेट्स, और उस समय बुध को भी हमें समझना पड़ता है, मंगल को भी, अर्थक्वेक्स, लार्ज अर्थक्वेक्स कब आते हैं? बड़े प्लैनेट्स के वक्री मार्गी होने के समय। और बुध भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अर्थक्वेक्स में। ठीक है, इस बात को पक्ष कुंडलियाँ हम अलग से ज़रूर बनाते हैं, पर यहाँ पर ये एक प्रिंसिपल है कि वेरी लार्ज कैटास्ट्रफीज जब हम स्टडी करते हैं तो कोई लार्ज प्लैनेट वक्री या मार्गी हो रहा होता है, वो जो टाइम है ना ऑफ अ शिफ्ट, लाइक अ लार्ज प्लैनेट्स कॉस्मिक शिफ्ट, वो एकदम से उथल पुथल लाता है। ये आप जाने। मैं 1 मिनट रोक के ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि अगर जो बड़े ग्रह होते हैं उनके वक्री मार्गी होने के समय हम देखते हैं भूकंप या जैसा आपने बताया वो स्थिति होती है, तो आप लोग ये कैसे डिसाइड करते हैं कि वो देश कौन सा होगा? देखिए, आपको ना एक तो कूर्म चक्र है जो हम स्टडी करते हैं, मेदिनी ज्योतिष में कूर्म चक्र को भी स्टडी किया जाता है। इसमें जब हम कूर्म चक्र को स्टडी करते हैं, कूर्म चक्र पे तो हम भारत की वो लगाते हैं, स्टेट्स लगाते हैं, है ना। ये अलग अलग नक्षत्र में अलग अलग रीजन्स दिखाए जाते हैं। एक तो ये पॉइंट, यहाँ से हम इसको देखते हैं। दूसरा, एक राशि संघट चक्र बनता है। अब ये बड़े फाइन पॉइंट्स हैं, ठीक है। एक राशि संघट चक्र बनता है, उससे भी हम लोकेशन इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन पकड़ते हैं, ठीक है। ये दो हैं। कूर्म चक्र जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है, कभी फिर चर्चा करेंगे इन राशि संघट चक्र, कूर्म चक्र पर चर्चा करेंगे। एक बहुत ही डिटेल्ड चक्र है, मेरे ज्योतिष गुरु राव सर, हमने इस पर रिसर्च शुरू की पर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया। वो कहा करते थे कि एक, उन्होंने खुद वो एक कहानी सुनाया करते थे कि एक ऐसे रमता जोगी होता था, वो अपने
झोले में से एक निकालता होता था चक्र, और ये इंडिविजुअल चार्ट्स पे भी लगता है, ऐसा नहीं सिर्फ मेदिनी कुंडली पे लगता है, और उस चक्र से वो आने वाली घटनाएं बताया करता था। और फिर किसी ने पकड़ा उसे और पूछा कि ये क्या निकालते, तो वो सर्वतोभद्र चक्र था। सर्वतोभद्र चक्र पे बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है। सर्वतोभद्र चक्र पे आपको अल्फ़ाबेट्स, उनके जो मात्राएं हैं, डायरेक्शंस हैं, प्लैनेट्स वेद कैसे करेंगे एक दूसरे को, ये आपको राशि संकट चक्र में भी मिलता है। ये राशि संकट चक्र पे भी है। ये सर्वतोभद्र जो है एक बहुत ही डिटेल्ड चक्र है, इस पे हम अभी भी काम कर रहे हैं। जैसे अष्टक वर्ग है ना, सब लोग आपको आजकल मिलते हैं अष्टक वर्ग के बिंदु बताते हैं, हमने भी आपके चैनल पे, और ये राव सर की ही रिसर्च है, आप देखें तो अष्टक वर्ग पे उसके बाद लोगों ने काम किया है वो अलग बात है, बट आप देखिए BV रमन की किताबें हैं अष्टक वर्ग पे, या राव सर ने लिखा है या गाइड किया है लोगों को अष्टक वर्ग पे। अब अष्टक वर्ग पे आप कहते हैं अच्छा ये राशि है भारत की जिसमें अष्टक वर्ग के बिंदु कम है, जब जब ऐसे गोचर होता तो ये होता है। ये प्रिंसिपल मैंने आप ही के चैनल पे भी शेयर किया हुआ है कि मिथुन राशि में जब शुक्र का गोचर होता है, क्योंकि उसमें चंद्रमा ने अपने भिन्नाष्टक में 0 बिंदु दे रखे हैं, क्योंकि शुक्र जो है भारत की लग्न कुंडली का स्वामी है, तो जब वो मिथुन में ट्रैवल करता है विद अदर कॉम्बिनेशंस इन प्लेस, तब भारत के लिए एक नेशनल वीकनेस का समय होता है। ये उसके पीछे का रिसर्च पॉइंट है, ऐसे ही नहीं कि अब कैप्रिकॉर्न में भी भारत की कुंडली में अष्टक वर्ग के बिंदु कम है, ठीक है। तो ये जो कैप्रिकॉर्न वाली जो धुरी है, जब राहु केतु इसको पकड़ेंगे, क्योंकि कैप्रिकॉर्न में भी कम अष्टक वर्ग हैं, तो ये हमेशा एक प्रॉब्लम का पॉइंट बनता है। मैंने ये सवाल लेकिन आपसे इसलिए किया क्योंकि ज़्यादातर ज्योतिषी हमें ये कहते तो मिलते हैं कि इस समय विश्व में कहीं भूकंप आएगा, विश्व में कहीं तूफान आएगा, पर मुझे लगता है क्योंकि आप देश का नाम लेके हमेशा से सटीक भविष्यवाणी करती आई है। पिछले पॉडकास्ट में मैंने व्यूवर्स को बताया था कि ईरान का नाम लेके बाकायदा आपने 2020 में ही जब बता दिया, तो मुझे लगा आप सबसे बेहतर हैं ये समझने के लिए कि भूकंप आएगा तो, आंधी तूफान आएगा तो, लेकिन धरती डोलेगी कौन से देश की, ये आप कैसे निकालती हैं। तो मुझे लगा आपसे बेहतर कोई बता नहीं पाएगा कि वो जगह कैसे डिसाइड की जाती है। देखिए, इसके लिए आपको उस देश की वर्ष कुंडली, वर्ष फल निकालना चाहिए। तो क्या होता है कि ऐसे अब इतने देश हैं, हम सब पे नहीं काम कर सकते, तो हम ऐसे 7-8 का वर्षफल निकालेंगे। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं। आपको चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, वो लोग चाहे नवरात्र मनाएं या ना मनाएं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की हम कुंडली भारत के लिए बनाते हैं, वो हम उस देश के लिए भी बनाएंगे, मगर प्लेस जो है उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बदल जाएगा। वो क्यों? क्योंकि हम उसमें उस जगह की कैपिटल डालेंगे। अब मैं ईरान का अगर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा निकालती हूँ, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा क्यों? ताकि मैं ईरान का वो साल समझ सकूँ, वो मेरे पहले नवरात्र से। ये एक पॉइंट ऑफ, जैसे वर्नल इक्विनॉक्स है ना, तो ये सेलिब्रेशन है उस पॉइंट का, है ना। अब वो मेष में जब सूर्य का प्रवेश है, वो वर्नल इक्विनॉक्स है हमारा, वो उनका इक्विवेलेंट यहाँ पे उनका सेम ही डेट रहता है ना। वो अपना बताएंगे इसी दिन वर्नल इक्विनॉक्स है। क्यों? क्योंकि जो अर्थ का वूबली मूवमेंट है, जिसको हम आयनांश की कैलकुलेशन लेते हैं, जिसके लिए वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी उसको उस कैलकुलेशन को लेती नहीं है, इसलिए वो आयनांश लगाती नहीं है, उनका ट्रांजिट अलग है। आप वेस्टर्न जब आप न्यूज़पेपर खोलें और पूछें अच्छा सैजिटेरियस कब है, तो वो सैजिटेरियस की जो आपको डेट बताएगा। आज हमारे पास लोग आते हैं, मैं तो सोचता था मैं सैजिटेरियस हूँ, मैंने कहा नहीं, आप तो अभी स्कॉर्पियो ही हैं। ऐसा बहुत होता है, क्योंकि आयनांश इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। आयनांश नहीं ली गई ध्यान में, तो वो जो ट्रांजिट है, वो ट्रांजिट कहीं और लगता है, तो कुंडली अलग बन जाती है ना। ये इसलिए, क्योंकि वर्नल इक्विनॉक्स वही 21 22 मार्च, बट आपको पता है मेष में सूर्य का प्रवेश 15 अप्रैल के आसपास है, अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन 13 to 17 अप्रैल। तो वो हमारा वो पॉइंट है, और उसी से हम निकालते हैं अपने इम्पॉर्टेंट जंक्चर्स जो हैं एस्ट्रोलॉजी में, जो हम देख रहे हैं उस दिन से निकालते हैं। ठीक है ना। अब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की अगर हमने ईरान के लिए निकाली, डेट वही लेंगे, टाइम जब हम लेंगे वो चेंज करेगा। जब हम तेहरान को प्लेस लेंगे, तो तेहरान को प्लेस लेंगे, फिर देखेंगे कि सन और मून सेम डिग्री पे आ गए, अमावस्या का कंजंक्शन पॉइंट जो आ जाएगा, वो उस लोकेशन का आपको एक साल समझाएगा। ये एक तरीका है देखने का। फिर उसके बाद वो साल कैसा रहेगा, उस साल में आपको भूमिकंप, आप चौथे घर को देखेंगे समझेंगे, पर चौथे घर में कई बार विस्फोट हो रहे होते हैं, बिल्डिंग्स टूट रही होती हैं। यूक्रेन के चार्ट में दिखता है ये। अब यूक्रेन की बात हुई तो मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन का मकर लग्न का ये जो चार्ट है, तो
जैसे ही मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेंगे 10 नवंबर 2026 को, कुछ समय के बाद ऐसा होता है कि मंगल जो है वो किसी एक राशि में 4-5 महीने रहते हैं वक्री मार्गी होते हुए। अभी 10 नवंबर 2026 से 10 मार्च 2027 मंगल सिंह राशि में रहेंगे। मकर लग्न की यूक्रेन की कुंडली के लिए सिंह जो है अष्टम भाव है, ऑलरेडी उसमें बहुत प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। मंगल का उसके अंदर गोचर करना यूक्रेन के लिए एक विस्फोटक समय है। आप फिर से युद्ध गोलाबारी, चौथा भाव आपको युद्ध गोलाबारी, उस जगह के स्थान, उसके घर, उसकी भूमि को दर्शाता है। अब कई बार जिसे हम अर्थक्वेक देख रहे हैं वो एक्चुअली एक विस्फोट ही हो गया। हाँ। मगर उसमें प्लैनेट्स थोड़े से फर्क होंगे, मगर कई बार वो जजमेंट लेने के लिए थोड़ा देखना पड़ता है कि ये युद्ध से विस्फोट हो रहा है या ये अर्थक्वेक है, क्योंकि युद्ध जो है वो और घरों को इन्वॉल्व करेगा, सप्तमेश को इन्वॉल्व करेगा, द्वादशेश को इन्वॉल्व करेगा। लेकिन जो आप तारीख बता रही हैं 10 नवंबर 2026 हाँ, ये मैंने यूक्रेन के लिए आपको स्पेसिफिकली बताई है। हाँ, तो ये आप जान लीजिए, तो वैसे ही ऑलमोस्ट मुझे लगता है खत्म होने के कगार अभी पे फिर है। इसमें फिर एक आवाज होने वाली है। ठीक है, अब यूक्रेन, ये मैंने आपको एक पॉइंट यहाँ पर दिया। अब हम वापस आते हैं कि जब हम अर्थक्वेक पढ़ते हैं तो एक हमने CSP का चार्ट पढ़ा, फिर हमने उस देश की, हमारे पास एक कुंडली है। अब जैसे हमारे पास ईरान की कुंडली है, कर्क लग्न की कुंडली है, उस कुंडली का हम वर्षफल निकालते हैं। वर्षफल निकालने का तरीका है बर्थडे, वो तो हम इंसान का भी निकालते हैं कि भी आज आपका 21st बर्थडे है, 21st बर्थडे, तो देखें आपका कैसा रहेगा साल। अब यही बात से मैं सोचती हूँ कि वो केतन अग्रवाल का किसी ने निकाला नहीं था वर्षफल, अगर निकाला होता तो पता लग जाता कि क्या होने वाला है ना। मतलब बड़ा मुझे दर्दनाक सा केस लगा, क्योंकि पर हमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना वर्षफल तो नहीं निकालते। हाँ, आई विश समबडी हैड गाइडेड देम, मैं यही कह सकती हूँ। और क्या कह सकती हूँ, जब विवाह होने वाला तो कुंडलियाँ मिलाई होंगी ना। हाँ। तभी यहाँ पर मैं ये भी एक पॉइंट बोलूँगी। कल भी मैं किसी से बात कर रही थी, उन्होंने कहा हाँ हमने गुण मिलाए थे। मैंने कहा गुण मिलाना मैरिज को नहीं दिखाता। गुण मिलाने का क्या मतलब है, 27 वर के नक्षत्र हैं, 27 वधु के नक्षत्र हैं। अब आप कॉम्बिनेशन देख लीजिए, आपको वो आप कहीं किसी भी देश काल में पैदा हुए किसी भी इंसान की जब सो देयर आर ओनली 1008 कॉम्बिनेशंस। तो मतलब 1008 टाइप्स की शादी तो नहीं है ना, वो तो उससे ज़्यादा है, इसलिए इंडिविजुअल चार्ट्स को पढ़ें। खैर, वो अलग टॉपिक पर हम चले गए। लेकिन मैं यहाँ पे अपनी एक छोटी सी बात जोड़ दूँ, मैं हो सकता है गलत हूँ, आप ज्योतिष के विद्वान हैं तो मेरा ये कहना ठीक तो नहीं, पर मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद कुंडली मिलान उस वक्त के लिए किया गया था जब कन्या होती थी 16 वर्ष की और लड़का होता था 18-20 वर्ष का, जब ये मालूम ही नहीं होता था कि लड़का आगे कमाएगा कितना, जब ये मालूम ही नहीं होता था कि लड़का व्यसन तो नहीं करता, कुछ खाता पीता नहीं है, संबंध उसके लोगों से कैसे हैं, बड़ों की इज्जत करेगा नहीं करेगा, और कन्या के विषय में लड़के वालों को नहीं मालूम होता था। अब मुझे लगता है जब दोनों मैच्योर हैं, फ़ोन पे बात हो रही है शादी के पहले, आप जानते हैं उसकी कमाई कितनी है, क्योंकि आपको मालूम है उसका रहना, उठना बैठना, कपड़े, ब्रांड्स क्या हैं, और सेम लड़की के बारे में उन्हें मालूम होता है, सोशल मीडिया है, 10 चीज़ें। तो अब मुझे लगता है कि वो जो 16 वर्ष की कन्या और 18 वर्ष का लड़का होता था कि भविष्य में क्या करेंगे हमें नहीं पता, तो उसके लिए कुंडली मिलान था। अब तो आप सब पहले इवन कंपैटिबिलिटी आप पहले चेक कर लेते हैं, तो मुझे लगता है उस पर और रिसर्च की शायद ज़रूरत है। नहीं, मैं इसको ये कहूँगी कि आप दो दोस्तों के बीच में भी देख सकते हैं कि वो आपस में कब लड़ेंगे, कब उनके बीच में विरोधाभास होगा, कब वो दोस्ती तेज़ होगी। ये आप दो दोस्तों के बीच में भी, उनकी कुंडली के बीच में देख सकते हैं। इससे कोई लेना देना नहीं कि कौन 16 का है, कौन 18 का है, कौन 20 का है। आप एक 40 साल के दोस्त का आप उसके साथ देख सकते हैं कि अब ये जो तुम्हारा दोस्त है, आप कितने एग्जाम्पल्स देखते हैं, एक दोस्त को दूसरे ने मार दिया, धोखा दे दिया। आप दो लोगों की कुंडली देख के बता सकते हैं ये व्यक्ति क्या मेरे मानसिक प्रताड़ना का कारण बनेगा या नहीं बनेगा, ये आप देख सकते हैं। इसमें विवाह को छोड़ दीजिए आप, ये तो आप कुंडली मिलान भी, कुंडली मिलान एक अलग चीज है। हाँ, ये इसमें तो आप दोनों चार्ट्स को आप देख सकते हैं। ये व्यक्ति क्या इस व्यक्ति की मानसिक प्रताड़ना का कारण है, क्या इससे इसको लाभ है, क्या इससे इसको नुकसान है, ये आप ऐसे भी देख सकते हैं। तो फिर आप क्यों ना एक होने वाले हस्बैंड वाइफ को देखें, आने वाली इसकी दशा इसमें कैसे दिखती है, इसकी दशा इसमें कैसे दिख रही है, आप देखेंगे ना। तो अगर मतलब इस क्या मैं व्यक्ति ये को मानूं कि ये जितनी फिर शादियां हैं उसमें कुंडली मिलान
तो गुणों का तो किया गया, लेकिन वास्तव में फिर क्या नहीं किया गया? हाँ, क्योंकि तभी मैं कह रही हूँ कि गुणों का कुंडली मिलान तो कोई मिलान है ही नहीं। वो आपको ये नहीं बताएगा कि ये प्रताड़ना होगी नहीं होगी। आप देखेंगे, और मेरे कितने देखे हुए ऐसे लोग हैं, 24 गुण मिल रहे हैं, शादियाँ चल रही हैं। गिनी गिनी के बहुत गुण मिल रहे हैं, कुछ नहीं, क्योंकि बहुत सी और चीज़ें देखी जाती हैं जब। और आपकी ये बात सही है, जिस ज़माने में वो हिसाब लगाए गए कि अगर तो ये लड़की देवगण है और ये राक्षसगण हो गया, ये नहीं चलेगा, तो सडनली माइनस हो जाएंगे पॉइंट्स। पर आज के ज़माने में ये चल जाता है, आज के ज़माने में चल जाता है। तो वो उस समय की बातें हैं जब, अब ऑफ कोर्स नाड़ी का अगर हम देखेंगे वो तो हर ज़माने में चलेगा ही चलेगा, कि भी सब दोनों की एक नाड़ी होगी तो डिजीज़ कॉमन होगा, बच्चे में आएगा। तो दैट विल सीक रेलेवेंस अक्रॉस टाइमलाइंस। बट ये कि अब जैसे कहते हैं कि अब मैं उस ज़माने में जब ये कहानी थी तब लड़कियां बाहर जाके ऐसे ऑफिसेज में बड़े बड़े पोजीशंस, मीडिया में बड़े बड़े रोल्स, पायलट्स, ये सब नहीं बन रही थी। तो वो भी एक पॉइंट को समझना पड़ेगा। पर भुकुट अगर हम दोष देखते हैं, वो दोष तो स्टैंड करेगा ना। अगर 6, 8, 12 में चंद्रमा आ गया तो वो तो आएगा ही आएगा, उसका कोई टाइम से कोई लेना देना नहीं। आप देखेंगे आपकी उन लोगों से बहुत अच्छी दोस्ती होगी जिनका चंद्रमा, अगर आपका मिथुन का चंद्रमा है, आपकी सहेली का मिथुन का चंद्रमा है, बहुत अच्छी दोस्ती। आप कहेंगे हमारे मन मिलते हैं, जो मैं खाना चाहती हूँ वो वही खाना चाहती है, जो जगह मुझे अच्छी लगती है घूमने के लिए वो उसे अच्छी लगती है। हम दोनों एक साथ माउंटेन्स में घूमते हैं, हमें यही खाना खाना अच्छा लगता है, हमारे मन को यही बातें भाती हैं। क्यों भाती हैं? क्यों? क्योंकि आप दोनों के चंद्रमा परस्पर कंफर्टेबली बैठे हैं। अब हम बिल्कुल मुद्दा भटक चुके हैं। हमारे व्यूअर्स कह रहे होंगे कि हम थंबनेल और टाइटल तो उनको ऐसा दे रहे हैं कि क्या होगा। जरूर हम वापस ट्रैक पे आते, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये जो डिस्कशन हमारा चल रहा है। हाँ। क्योंकि इसमें मेरे भी कुछ व्यू पॉइंट्स हैं, तो अगर हाँ। इन फ्यूचर हम कभी बैठ क्यों पाए नहीं? तो इस मसले पे जरूर चर्चा करेंगे। इसमें शायद मैं अपना भी कुछ इनपुट दे पाऊं, प्लीज। तो इसलिए मैं और चाहती हूँ। आपके तो पिता एस्ट्रोलॉजर थे और आप जानती हैं इस सब्जेक्ट को। हाँ, तो भविष्य में हम जरूर इस मुद्दे पे बात करेंगे। लेकिन अब हम जैसी चर्चा कर रहे थे और हम आ चुके थे यूक्रेन तक, हाँ। जिसकी भविष्यवाणी आप ऑलरेडी हमें बता चुकी हैं। तो हम अब वापस क्योंकि जहाँ से शनि वक्री हो रहा है जुलाई का आखिर, वहाँ से अब शुरू करते हैं कि आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। देखिए, शनि जब वक्री होते हैं और बृहस्पति मार्गी होते हैं तो हमेशा देश दुनिया में उथल पुथल होती है। ठीक है, ये बात आप जानिए। अब यहाँ पर अगर हम इसको सिर्फ शनि को वक्री नहीं सिर्फ देखेंगे, यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि बृहस्पति कर्क राशि में 31 अक्टूबर तक रहेंगे, उसके बाद सिंह में प्रवेश करेंगे, है ना। और नवंबर, दिसंबर, जनवरी बृहस्पति सिंह में रहेंगे। नवंबर, दिसंबर, जनवरी बृहस्पति सिंह में है, मंगल नवंबर से मार्च सिंह में है, तो दोनों का कंजंक्शन आ रहा है सिंह में। ठीक है, अब इसको भारत की कुंडली के लिए समझा। मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक पॉइंट को ब्रेक करके दे रही हूँ आपको। ये पूरा 10 नवंबर टू 10 मार्च में एक डिफरेंस है। बृहस्पति 3 महीने ये कंजंक्शन बनाएंगे मार्च में। बृहस्पति भारत की कुंडली के लिए अष्टमेश है, चौथे घर में बैठेंगे। ठीक है, और सप्तमेश मंगल के साथ बैठ जाएंगे। तो ये जो सिंहासन है ना, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखती है फॉर वॉट एवर रीज़न। चाहे वो अपने मिनिस्टर्स को चेंज कर रहे हैं, अपने कैबिनेट को चेंज कर रहे हैं, या जैसे कहते हैं जितनी सपोर्ट थी उसमें थोड़ी कमी दिखती है। मतलब एक फिर से एक पुश एंड पुल की सिचुएशन सिंहासन में दिखती है। ठीक है, इस बात में कोई दो राय नहीं। ठीक है, और मैं ये पहले भी आपके पॉडकास्ट पे कह चुकी हूँ कि मुझे नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपना ये टर्म कंप्लीट करेंगे। ऐसा उनके इस साल के जन्मदिन यानी कि सितंबर के बाद एक ऐसा पीरियड शुरू होता है। अगर हम लार्जर पीरियड देखें तो ऐसा एक पीरियड सितंबर 2026 से 1.5 साल के लिए शुरू होगा। तो अगर आप इसे कहें तो हम कहेंगे सितंबर 2026 से ऑलमोस्ट अप्रैल में 2028। ठीक है, ये जो फेज़ है ना,
ये लार्जर फेज मैंने बताया, शुरुआत का पॉइंट ये है, पर ऐसा नहीं होता, कई बार बात शुरू होती है वो उसी टाइम फ्रक्टिफाई नहीं हो जाती है, समय लगाती है। अगर हम लार्जर फेज लें तो सितंबर 2026 से अप्रैल मई 2028 का ये जो पीरियड है, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए भी ये कोई अच्छा पीरियड नहीं है। उनके वो खुद मतलब जब भी मैं, क्योंकि ये कहती हूँ कि वो अपना टर्म कंप्लीट नहीं करेंगे, और मैंने एबीपी न्यूज़ पे ये बात 2024 में अक्टूबर में उनके चैनल पे ये बात कही थी, तब कोई नहीं कह रहा था। आज तो अभी बहुत सारे लोग आपको कहेंगे हमारी में तो उनको आना ही था, तो उनके हाँ, जाने की बात तो कैसे ही होती। हाँ। तो ये अब आप ये जानिए कि यहाँ पर ये खुद इस्तीफा देने वाली सिचुएशन है। ऐसा नहीं कि कोई मतलब ये अपनी मर्जी से इस्तीफा दे दिया जाए फॉर वॉट एवर बी द रीजंस, ठीक है। तो ये एक कहानी, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि बड़ी विकट स्थिति हो जाएगी या इतना घिर जाएंगे या कुछ। हाँ, तो घिर जाएंगे, फिर घिर जाने के बाद अपना हाथ या अपनी बात ऊपर रखेंगे, ये बात आप जानिए। एक होता है घिर जाना और कोई रास्ता ही ना बचना। नो, ही विल, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा अगर होगा तो ससम्मान होगा। हाँ, पूर्ण। आप इस व्यक्ति को ना दबा सकते हैं, ना ऐसा कुछ प्लान करें कि वी विल मेक हिम वीक। वो व्यक्ति मतलब अपने स्वाभिमान पर इस हद तक माने कायम होंगे कि ऐसा कुछ भी हुआ तो वो अपना ही विल ससम्मान, जैसे मैं कहूँगी, अपना निकल के एंड ही विल स्टिल रिमेन, मतलब हेड डाउन होके इस्तीफा नहीं होगा, ससम्मान कुर्सी छोड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर ये हुआ तो। मैंने टर्म तो नहीं कंप्लीट कर रहा है, मैंने आपको बताया है ऐसा। मैंने आपको बताया अगर हम एक लार्जर पीरियड लें, लार्ज आर्क लें इसकी, तो सितंबर 26 से अप्रैल में 2028 है ना, तो आपको ये कहानी दिखी जाएगी। हालांकि मुझे जब भी कोई ये कहता है तो मेरे मन में एक सवाल ये ज़रूर आता है कि क्या उसके बाद आपने, क्योंकि ये बीच में ही अगर इस्तीफा देते हैं तो उस कुर्सी पर जाहिर सी बात है कोई और आके बैठेगा, तो क्या आपने खंगालने की, टटोलने की, बाकी कुंडलियों को पढ़ने की कोशिश की? मोदी नहीं तो कौन? हाँ, उस समय कौन से चेहरे सामने आते हैं उनकी कुंडली फिर पढ़नी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते अब कोई नया ही चेहरा आ जाए जिसका आपके पास बर्थ डिटेल्स ही नहीं है, तो आप क्या बताएंगे फिर आज, या जिस पे चर्चा ही नहीं हो रही है, जिस पे चर्चा नहीं हो रही है। हाँ, फिर वो तो ओके मौजूदा लेकिन चेहरों में कोई ऐसा जिस पे आपने कभी जिसकी कुंडली देखी हो और लगा हो? मौजूदा चेहरों में हम ये कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ, बट अभी नहीं, आगे चल के प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट जरूर बनेंगे और गौरक्षा का कानून इस देश में पास होगा, ये भी आप जान लीजिए। और ये मैंने आप ही के चैनल पे बोला कि 2029 का जो इलेक्शन है वो होने के बाद, वो वाला इलेक्शन 2029 का इलेक्शन होने के बाद भारत एक हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। इट विल नो लॉन्गर रिमेन अ सेक्युलर नेशन, और होना भी चाहिए। हिंदू मेजॉरिटी है, कोई और कंट्री है जो हिंदू है? जहाँ पर एक भी कंट्री, वो एक कंट्री जहाँ ये सिविलाइजेशन है, ये कल्चर, ये रिलीजियस आइडेंटिटी मेजॉरिटी में है, वो भी सेक्युलर हो जाए तो ध्वस्त हो जाएगी ये आइडेंटिटी भी। आप एक सिविलाइजेशनल रूइन पर खड़े होंगे फिर, क्योंकि सेक्युलर नाम की कोई चीज़ नहीं है। कोई ना कोई इसे, वो कहते ना, ये वो शक्ति फिर कोई ना कोई इसे अपना नाम देगा। अगर आपने इसे अपना नाम नहीं दिया, अगर इस स्त्री को, इस शक्ति को आपने अपना नाम नहीं दिया, कोई और दे देगा। तो इसलिए अच्छा है ये हिंदू ही घोषित हो जाए। और वैसे भी वो देश जहाँ पर एक कम्युनिटी बहुसंख्यक है, तो वो वैसे भी जितने देश हैं वो सारे उस तरह से ही संबोधित किए जाते हैं, कोई भी उसमें सेकुलर नहीं कहलाता है। तो फिर वाई इंडिया? ना, इतने सारे इस्लामिक और क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, उनको सेक्युलर क्यों नहीं कर देते हैं? ठीक बात। यहाँ आके एक ही कंट्री है, एक नेपाल थी, अब वो भी नहीं रही, एक ही कंट्री है, वो इनको सेक्युलर चाहिए, पर वो जो बाकी हैं वहां पर उनको रिलीजियस आइडेंटिटी चाहिए अपनी। और आप ये जान लीजिए कि अब जो ये युद्ध होने वाला है ना, जो आपको, जिसका अब बिगुल बज ही जाएगा 29-30, मैंने आपको कहा शनि का, रोहिणी का शकट भेदन, वो पूर्ण युद्ध की स्थिति दिखाएगा। वो जो युद्ध है वो रिलीजन्स पे लड़ा जाएगा,
वो इसलिए नहीं है कि वो हमारा, वो उसका जो फलक्रम, जो मेन पॉइंट है वो रिलीजन होगा। इसलिए इस्लामिक और क्रिश्चियन कंट्रीज आपस में लड़ेंगी, जिसमें क्रिश्चियन कंट्रीज हावी होने वाली हैं। अगले युद्ध का बेसिस ही रिलीजन है, ये भी आप जान लीजिए, ठीक है। अब वापस आते हैं कि ये एक हिंदू राष्ट्र, भारत एक हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। 29 का चुनाव आप होने दीजिए और उसके बाद आप इसे देख लीजिए। मैंने ये नहीं कहा कि ये उस चुनाव होने के 2 महीने बाद होगा, मैंने कहा 29 का चुनाव होने के बाद। हालांकि किसी मुद्दे के ऊपर मैं मेरी राय क्या है ये अमूमन नहीं जाहिर करती हूँ, बीइंग अ जर्नलिस्ट भी, लेकिन मुझे लगता है अगर भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, ये आप कह रही हैं, तो उसमें मेरी पूर्ण सहमति है। होना भी चाहिए। आप बताइए ना कि एक भी वो जगह जहां हिंदू बहुसंख्यक है, क्यों ना वो हिंदू राष्ट्र घोषित हो। ऐसा तो नहीं है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एवरी कंट्री इज सेक्युलर। There are so many Christian and Muslim countries and we should have at least that one Hindu country. और इसमें ये मैसेज भी कहीं नहीं है कि भारत अगर हिंदू राष्ट्र होगा तो फिर बाकी धर्मों को खतरा है, ऐसा नहीं है। आप वैसे ही तब भी रह रहे होगे, उतने हमारे धर्म को फिलहाल खतरा है, मैं तो ये कहूंगी। हाँ, फिलहाल तो ये मैंने कहा ना, we'll stand on the ruin of a civilization then. अगर हमने इस स्त्री को, कोई अपना नाम तो जरूर देगा ना, अगर हमने नहीं दिया तो कोई और देगा। मैं स्पेशल पॉडकास्ट आपके साथ करूंगी। मतलब बड़ा ही काउच्ड पॉइंट है, बट मैंने कही अपनी बात कि इस स्त्री को, इस शक्ति को अपना नाम तो देना ही पड़ेगा। ठीक बात। और मुझे लगता है बहुत से लोग ये बात सुन के प्रसन्न होंगे और उनकी खुद की भी ये चाहत होगी, ख्वाहिश होगी कि देश हिंदू राष्ट्र बने, और होगा जिस दिन सैल्यूट टू यू, और हम पार्टी करेंगे उस दिन। देखिए, बहुत लोग हैं जो थोड़ा ज्योतिष जानते हैं और उसके बाद भविष्यवाणी करते हैं, और उनका कोई ज्योतिष से लेना देना भी नहीं। अब इससे मुझे याद आता है, और मैं आपके साथ ये क्लिप भी शेयर करूंगी, आप चाहें तो अपने कमेंट सेक्शन में इसको टैग कर सकती हैं या पिन कर सकती हैं। राकेश टिकैत, वो जो फार्मर्स किसान है ना, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बोला, और मैं वो क्लिप भी देख रही थी कि, और कुछ समय पुराना क्लिप है, कि अभी कर लीजिए जो आपने करना है, जब आएगी ना भारत को मंगल के बाद राहु की दशा, तब देखना ये देश कैसे लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा को समझेगा, या कैसे सेक्युलर होगा, और दूसरे हिंदू और सनातन धर्म कुछ नहीं रहेगा। आने दीजिए भारत को राहु की दशा। ये राकेश टिकैत, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि राहु लग्न में बैठा है भारत की कुंडली में, मंगल के बाद राहु की ही दशा आनी है ना, तो राहु की दशा आएगी, सूडो सेकुलरिज्म उठेगा। मतलब ये एक एक्चुअल कॉम्बिनेशन है कि क्योंकि राहु की दशा, राहु लग्न में बैठे हैं, तो इसलिए भी ये इतना ज़्यादा सूडो सेकुलरिज्म का प्रॉब्लम है इस देश में। सो हिज पॉइंट वाज, आने दो राहु की दशा। ये जो अभी बहुत ज़्यादा हिंदुत्व और सनातन धर्म कर रहे हो ना, ये सब, मगर ऐसा होने नहीं वाला। सिर्फ ऐसे एक राहु की दशा बता दी और आपने कहा कि बस ऐसा हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि ये बात खारिज होगी। मैंने आपको बता दिया कि 29 का इलेक्शन होगा, और उसके बाद वो वाला जो आपकी एक बात और राकेश टिकैत जी की एक बात बिल्कुल सेम है। मैंने राकेश टिकैत जी का पॉडकास्ट किया और मेरे पॉडकास्ट में उन्होंने ये बात बोली, बताइए, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना टर्म कंप्लीट नहीं करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे प्रेसिडेंट बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे भारत के। और ये पहला वाकया इस देश में होगा जब कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने, और ऐसा वो इसलिए करेंगे, राकेश टिकैत जी का कहना है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद को सर्वोच्च मानते हैं, सर्वे सर्वा मानते हैं, और इसके पहले कि उनका राजनीतिक करियर खत्म हो, वो उससे भी ऊंचे मकाम पर पहुंचना चाहते हैं। ये मेरे पॉडकास्ट पे कही गई उनकी मेरे हिसाब से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रेसिडेंट बनते हैं। अगर वो स्वेच्छा से ये पोजीशन छोड़ते हैं और वो पोजीशन लेते हैं, ऑल द मोर गुड, ही हैज डन गुड फॉर दिस कंट्री। ये राष्ट्रपति कौन बनेगा अगर ये पूरा ट्रम्प करेंगे? ये राष्ट्रपति किसी को बनने नहीं देंगे। ये क्या बात हुई? और क्या बात होगी? तो मोदी राष्ट्रपति तो बनेंगे। मैं तो बस ये बता रही हूँ कि आपकी कही हाँ, हुई एक बात, हाँ, और उनका ज्योतिष या आंकलन जो भी है, उनका, हाँ, उस हिसाब से उन्होंने ये बात बोली, ये जो दोनों की बात एक है। सही हाँ, सही, ठीक तो, है। तो ये है वक्री शनि की बात। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि वक्री शनि होते ही, ये पीरियड आते ही ईरान वाला आपको प्रॉब्लम दिख जाएगा। अब
ईरान वाला प्रॉब्लम क्या ये सिर्फ वक्री शनि के साथ खत्म हो जाएगा? ये भी मैं एक पॉइंट आपको यहाँ पर बताऊं। अब वक्री शनि तो हो गया, अब खत्म हो जाएंगे मतलब 11 दिसंबर को। मैं क्योंकि आपको याद भी दिला दूं हाँ। और मेरे व्यूवर्स को भी याद दिला दूं कि हमारे पिछले पॉडकास्ट में आपने ये बात कही थी कि 2029 तक ईरान में बहुत बड़ा कुछ परिवर्तन होगा, क्योंकि रिजीम चेंज की जो बात अभी हो रही है, आपने कहा कि वो बहुत हद तक हो नहीं पाया, नाम जरूर बदले पर ना रिजीम चेंज और ना दिमाग चेंज लोगों का हो पाया। बट आपने ये मेरे पॉडकास्ट में पिछले कहा है कि 2029 तक ये हो जाएगा ईरान में। अब आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, अब ये जानिए, देखिए 2029 तक तो ये जो करंट, जिसे हम ओप्रेसिव कह रहे हैं, ये करंट रेजिम जो अब चल रहा है ना, एक उलट पलट हुई बात, मगर उसी प्रकार की ही कहानी अभी चलने लगी। ऐसा तो नहीं, हाँ मतलब ऐसा तो नहीं हुआ कि अभी ईरान ज़ोरास्ट्रियन हो गया, ऐसा हुआ नहीं। मगर वो उस बात ने उबाल पकड़ा, मगर ऐसा नहीं है कि अभी कोई ज़ोरास्ट्रियन हो गया, करेक्ट। अभी भी लॉट ऑफ विमेन आर गेटिंग ऑर्डर्स ऑफ एग्जीक्यूशन। आप आजकल भी अखबार में आ रहा है, बहुत कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। मगर ये जानिए कि 2027 से 2034, 2027 टू 2034, ये वो 7 साल हैं, ये मैं लार्जर आर्क बता रही हूँ, ये वो 7 साल हैं जब आपको ये रिलीजियस वॉर अपनी चरम सीमा पे दिखेगी। अब इजराइल को समझें, क्रिश्चियन कंट्रीज़, और मैंने आपको कहा क्रिश्चियन और मुस्लिम कंट्रीज़ लड़ेंगी। क्रिश्चियन कंट्रीज़ को लीड करेगा इजराइल और यूएस की पूरी सपोर्ट होगी, ठीक है। और मुस्लिम कंट्रीज़ इसमें एक तरफ हो जाएंगी। चाइना जो है वो मुस्लिम कंट्रीज़ को ही सपोर्ट करेगा, मगर मुस्लिम कंट्रीज़ को सपोर्ट करते करते दुश्मनी भी उनसे निकालेगा और सपोर्ट भी उनको करेगा। ये एक बहुत ही डाइकोटमस ड्रकोनियन स्ट्रैटेजी चलाएगा चाइना, ये भी जान लीजिए, ठीक है। जिनको सपोर्ट किया उन्हीं को खा लिया, मतलब सपोर्ट भी किया, एम्यूनिशन भी बेचा, स्ट्रेटेजिक टाइज भी ऐसी रखी, मगर उन्हीं को ड्रैगन ने अपने ही घेरे में ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो क्रिश्चियन और मुस्लिम कंट्रीज़ 2027 से 2034, इजराइल जब लीड करता है तो इजराइल के चार्ट में अगर आप देखें, इजराइल का कन्या लग्न का चार्ट है। इस कन्या लग्न के चार्ट में राहु जो है मेष में अष्टम भाव में बैठे हैं। शनि का गोचर मेष राशि में 1 जून 2027 से होगा और ये 2 साल के लिए गोचर रहेगा क्लियरली। जब ये गोचर होगा जून 2027 से इजराइल का, तो इजराइल काफ़ी धुआंधार लड़ाई करने वाला है, ये आप जानिए। ऐसा समय आएगा आगे फ्यूचर में कि मृत शरीर सड़कों पर रहेंगे और सफाई करने के लिए समय लगेगा, ऐसी लड़ाई होने वाली है। इजराइल की किसी दूसरे देश से? इजराइल अभी आप पैलेस्टीन के साथ तो चल ही रहा है ना, गाजा और पैलेस्टीन के साथ। हाँ। तो मैंने आपको कहा कि क्रिश्चियन और मुस्लिम कंट्रीज लड़ेंगी और ऐसी लड़ाई होगी कि मृत शरीर सड़कों पर पड़े रहेंगे और उठाने में समय लगेगा, चील कौए खाने लगेंगे उन्हें। ऐसी स्थिति आने वाली है, ये आप जान लीजिए। इतना ब्लडशेड होगा, ऐसी वॉर होने वाली है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन कम होगी। 2027 से 34 के बीच में वॉर है, जिसका मुद्दा रिलीजन है, ठीक है। अब क्या ये एक बार पूर्णतया खत्म होके फिर खत्म हो जाएगा? नहीं, ये जानिए कि शनि का 2034 से जो गोचर है वो कर्क में रहेगा। कर्क में शनि मिड ईयर 34 में एंट्री ले लेंगे, ठीक है। वहां से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करेगा, जो हम कहते हैं ना कि द ईस्ट विल राइज, वहां से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करेगा। 2000 विल राइज तो इंडिया। इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिया, देखिए इंडिया के लिए मैंने बहुत पहले भी बताया कि जून 2029 से जून 2032 इंडिया के लिए भी एक वीक समय है। इस समय राहु का गोचर स्कॉर्पियो में, केतु का वृषभ में और शनि का भी वृषभ में गोचर हो रहा होगा, और ये भारत के जनकालीन राहु केतु एक्सिस पे हो रहा होगा। ऐसा आपको फरवरी 2030 से दिसंबर 2031, मैं दोनों को क्लब करके बता रही हूँ, जो राहु केतु का एक्सिस है वो
फेब्रुवरी मैं ट्रू राहु लेती हूँ, मीन राहु नहीं लेती, इसलिए मेरी डेट्स में 1 महीने का फ़र्क आएगा उन लोगों से जो मीन राहु लेते हैं। फेब्रुवरी 2030 में राहु विल मूव इनटू स्कॉर्पियो एंड केतु वृषभ में, टॉरस में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसा फेब्रुवरी 30 से अगस्त 31 तक रहेगा। ठीक है, इसके बीच में शनि ऑलरेडी वृषभ राशि में, इसके ऊपर हम ओवरलैप करते हैं शनि का रोहिणी में गोचर। रोहिणी जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, रोहिणी में जब जब शनि का प्रवेश होता है तब ड्रॉट आती है, फैमिन आता है, मतलब आप सूखा पड़ता है। ये आपको पुराणों में भी मिलेगा ये जिक्र। ब्रह्मांड पुराण में राजा दशरथ ने एक शनि स्तुति की है। ये कहा जाता है कि शकट भेदन होने वाला था तो तारामंडल में जाकर राजा दशरथ ने, श्री राम के पिता ने शनि स्तुति की और कहा कि मेरी प्रजा को इस सूखे से बचाना, उन पर ये कृपा करो कि वो तुम्हारे प्रकोप से, ये जो शकट भेदन है इसके प्रकोप से मेरी प्रजा की सुरक्षा करो हे शनिदेव। और शनि स्तुति पढ़ी। ब्रह्मांड पुराण में शनि स्तोत्रम आता है। आज भी जो लोग परेशान होते हैं शनि की ट्रबल से, या जिनको 7.5 चल रही है, जो बहुत ज़्यादा परेशान है, या कभी शनि के मंगल के ऊपर गोचर से, जन्मकालीन मंगल के गोचर से, ये इंडिविजुअल कुंडली के लिए बता रही हूँ, या शनि के राहु केतु के अक्ष पे आने से, हम कहते हैं कि आप शनि स्तोत्र का जाप कीजिए, इससे आपको रिलीफ मिलेगा। ठीक है, अब ये शकट भेदन के दौरान ही या उससे पहले राजा दशरथ ने ये प्रार्थना की और भगवान शनि ने, शनिदेव ने कहा कि ठीक है, अब तुम्हारी प्रजा इससे सुरक्षित रहेगी। ठीक है, ये वही शकट भेदन। अब अगर आप शकट भेदन का पीरियड देखते हैं तो जुलाई 2030 से जुलाई 2031, इसके बीच में शनि रोहिणी के अंदर जाकर थोड़ा सा वापस मुड़ के फिर रोहिणी में प्रवेश कर रहे हैं। तो अगर आप लार्जर पीरियड देखें जिसमें तूफान है, भारत के लिए भी एक बहुत डिफिकल्ट समय है, तो उसकी डेट्स दे रही हूँ मैं आपको। जुलाई 2030, जुलाई 2030 से जुलाई 2031, इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो रहे हैं। इसमें शनि वृषभ राशि में है, रोहिणी नक्षत्र के अंदर शकट भेदन, और राहु केतु और इसी धुरी पर होंगे। इसका मतलब शनि कंजंक्शन में युति बनाएंगे केतु के साथ वृषभ राशि में, और ये रोहिणी नक्षत्र में शनि का प्रवेश भी है इस पीरियड में। तो जुलाई 30 से जुलाई 31, ये मैं खुद ही क्लिप निकाल के आपको भेजूंगी क्योंकि ये होने वाला है, और ये हम 4 साल बाद शेयर करेंगे। मैं आपको बता रही हूँ ये आप ही के चैनल पे कि ये हमने 4 साल पहले बताया था। क्या मुझे या मेरे व्यूअर्स को इसमें बहुत डरने की ज़रूरत है? क्योंकि आपने ये जो इजराइल वाली बात मुझे बताई कि मृत शरीर सड़कों पर पड़े रहेंगे, उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, ये इस योग का असर क्या भारत पर भी पड़ेगा? क्योंकि एग्जैक्टली ये टाइम पीरियड वही 29 से 31 वाला है जो भारत के लिए भी परेशानी भरा है। पहली बात, इसको मैं कनेक्ट ऐसे कर रही हूँ कि आपने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, तो क्या फिर उस समय यहाँ पर भी सांप्रदायिक दंगे वाली स्थिति और इतनी मारकाट वाली स्थिति हो सकती है क्या भारत में भी? देखिए, सांप्रदायिक स्थिति तो अभी होने वाली है, उसके लिए 29-30 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। विभत्स स्थिति, हाँ, मतलब खराब स्थिति तो होने ही वाली है। ये इसमें अब बहुत ज़्यादा वो नहीं रह गया, ये आप जान लीजिए। देखिए, राहु केतु का कर्क और मकर की धुरी पे आना इसका ट्रिगर पॉइंट होगा। ये कब होने वाला है? ये लास्ट वीक ऑफ नवंबर 25-26 में, ट्रू राहु को ले रही हूँ, 26 नवंबर 2026 से मई 2028, ये जो पीरियड है इसमें राहु केतु कर्क और मकर की धुरी पे रहेंगे। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, राहु का मकर में प्रवेश होगा, राहु कैप्रिकॉर्न में आ जाएंगे, और इधर केतु जो है कैंसर में आ जाएंगे। भारत की वृषभ लग्न की कुंडली के लिए मकर जो है नवम भाव है। मकर राशि पर भारत की कुंडली में जन्मकालीन मंगल की अष्टम दृष्टि है और शनि की सप्तम दृष्टि है। क्यों? क्योंकि मंगल दूसरे भाव में बैठे हैं, अष्टम दृष्टि दे रहे हैं नवम भाव को, और शनि तीसरे भाव में बैठे हैं, सप्तम दृष्टि दे रहे हैं। ये राहु नवम भाव में, नवम भाव जो कि सांप्रदायिक
दंगे दिखाएगा उसमें बैठकर मंगल और शनि से दृष्ट हैं। तो आप जान लीजिए कि नवंबर एंड 2026 से मई 2028 के बीच में सांप्रदायिक दंगे हैं। किन्हीं किन्हीं पोजीशंस में, किन्हीं किन्हीं मूवमेंट्स में ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, किन्हीं में ये थोड़ा बैठेंगे। अगर अब, और ये 18 महीने का पीरियड है पूरा, ठीक है, ये पूरा मैंने आपको एक 18 महीने का पीरियड बताया, नवंबर 26 से मई 2028, ठीक है। इसमें ही आपको सांप्रदायिक कम्युनल टेंशन, सांप्रदायिक दंगे दिख जाएंगे। ठीक है। वो जो समय है 29-30 वाला, उसमें वॉर की स्थिति दिखती है, कोई मेजर एनर्जी क्राइसिस दिखता है, कोई मेजर एनर्जी क्राइसिस दिखता है। जो आपके दुश्मन हैं वो आप पर हावी हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे, आप पर हावी हो जाएंगे। मगर ये बात जानिए, और यहाँ पर मैं एक अलग पॉइंट पर आ रही हूँ, 2034 मैंने आपको कहा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने का, वहाँ से कालचक्र की गति ऐसी होगी कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा जून जुलाई 2034 से। ये जो स्थिति आएगी 29, 30, 31, 32, ये अगर हम स्पेसिफिक पीरियड लें तो जून 2029 से जून 2032 है, और शॉर्टन करें इसे तो जून 30 से जून 32 है, और शॉर्टन करें तो जुलाई 30 से जुलाई 31 है, क्योंकि ये शकट भेदन का पीरियड है, जुलाई 30 से जुलाई 31, ठीक है। ये एक नेशनल वीकनेस का समय होगा, मगर हम इससे उभर के बाहर आ जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि जून 34 से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा। आपको उसकी आहट तो यहीं से दिख जाएगी, जून 32 से। जून 34 से वो फुली अपने रूप में आने लगेगा। पर ईस्ट में इतनी कंट्रीज हैं, भारत ही उभरेगा, भारत ही पुरोधा बनेगा और भारत ही सर्वोच्च शिखर पे पहुंचेगा, ये हम कैसे समझ पा रहे हैं? जो सूर्य को वर्शिप करते हैं, ये समय अब उनके उत्थान का है। चाहे वो, ये मेरा एक बहुत पुराना प्रेडिक्शन था 2019 का, आज भी मेरे यूट्यूब चैनल पे है। मैंने कहा था द जूज, द इरानियंस, बट द एंशंट पर्शियन सिविलाइजेशन, यानी कि जोरास्ट्रियंस, जापानीज। तब मैंने जापानीज नहीं बोला था, मेरे वीडियो में आपको सुनाई देगा हिंदूज, जो सनातन धर्म को फॉलो कर रहे हैं, हिंदूज, जूज और एंशंट पर्शियन सिविलाइजेशन, ये तीनों राइज करेंगे। ईरान राइज करेगा, मगर नॉट एज द करंट फॉर्म। इस करंट फॉर्म में ईरान नहीं राइज करेगा, एज एंशिएंट पर्शियन सिविलाइजेशन, जो जोरास्ट्रियंस थे वो राइज करेंगे। इट विल बिकम अ जोरास्ट्रियन नेशन, जो आपने कहा भी कि 29 के बाद होगा। मगर आप जानती हैं एकदम से ऐसा नहीं कि 29 आया, मगर 29 के बाद तो एक चर्न आ रहा है। वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने का पीरियड 34 से है। तो जो फायर वर्शिपर्स हैं, जो सूर्य को फॉलो करते हैं, जो सूर्य को वर्शिप करते हैं, उनके उत्थान का समय है, ठीक है, जिसमें जापान भी है। आप देखेंगे धीरे धीरे जापान पावरफुल होने लगेगा, और चाइना नीचे आने लगेगा। देखिए यहाँ पर मैं एक और आपके साथ, उसकी ताकत जिस तरह से बढ़ रही है, अमेरिका को भी वो आंखें दिखा पाता है। वर्ल्ड में दूसरा कोई नेशन है नहीं ऐसा। आप अभी थोड़ा सा और समय दीजिए, मैंने आपको कहा ना वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करेगा, है ना। अब आपको मैं यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताती हूँ। 18 साल पहले चलते हैं। 18 साल पहले राहु केतु का गोचर मकर और कर्क में इसी धुरी पर हुआ। 18 साल बाद गोचर आ रहा है ये, ठीक है। 2008 में आपको यूएस इकोनॉमी याद है? हाँ, एक डिप्रेशन था, हाँ, और उसके चलते बाकियों का भी था। हाँ, तो वो दोबारा आने वाला है पॉइंट, वो पॉइंट दोबारा आ रहा है। इसका मतलब यूएस इकोनॉमी में झटका आने वाला है इस गोचर से, जो कि नवंबर एंड 2026 से आ रहा है। अगर हम ये पूरा पीरियड देखें, क्योंकि कई बार क्या होता है झटका एकदम से नहीं आता है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट, ये एक पॉइंट आया कि वीकनेस आई इकोनॉमी में, यूएस इकोनॉमी में वीकनेस आई नवंबर एंड। आप बेसिकली दिसंबर 2026 से ले लें इसको। यूएस इकोनॉमी दिसंबर 2026 से वीक हो रही है, ज़्यादा वीक होती है जून 2027 से।
अगर आप 1990 को पढ़ें, 1990 भी सेम गोचर है, राहु केतु का कर्क और मकर में सोवियत रशिया टूट गया था 1990 में, इसी गोचर के दौरान। क्या आपने इसीलिए कहा था कि अमेरिका भी अभी जो अपने मौजूदा स्वरूप में है वो नहीं रहेगा? वो एकदम से अभी नहीं है, वो बाद में है। अच्छा, वो बाद में है। ऐसा नहीं कि अभी ये गोचर खंडित हुआ हो जाएगा, ऐसा अभी नहीं, अभी नहीं हो रहा ऐसा कुछ भी। ओके। अभी तो क्रिश्चियन और मुस्लिम कंट्रीज को लड़ना है, अभी तो ये होने वाला है, अभी नहीं होगा। मगर मैंने आपको बताया डोनाल्ड ट्रंप और यूएस एक ही सिम लग्न की चार्ट है ना। और जो दशाएं चल रही हैं डोनाल्ड ट्रंप को, वो भी प्रॉब्लमैटिक चल रही हैं। 2027 तक प्रॉब्लमैटिक है। 28 से यूएस अपना, जिसे कहते हैं ना, वीक डिसीजन, गलत डिसीजंस लेगा तो फिर अब गलत रास्ते पर वो धीरे धीरे कमज़ोर होता है कहानी। मगर आपको उसका एक पहला पॉइंट इस पॉइंट पर नवंबर एंड 2026 से दिख जाएगा। मगर कई बार एक चीज़ ट्रिगर करती है, फिर वो फाइनली इरप्ट करती है, ठीक है ना। एक बात उठी, इरप्शन उसका हम जून 2027 में देखते हैं, जब शनि मेष राशि में जाएंगे और दशम दृष्टि से इस मकर में स्थित राहु को दृष्टि देंगे। अगर आप भारत की कुंडली को भी देखें तो जून 2027 से जून 2029 को बहुत अच्छा पीरियड नहीं है इकोनॉमी के लिए, बहुत अच्छा पीरियड नहीं है। शनि वीक हो जाएंगे, मेष राशि में आ जाएंगे, दशमेश होके द्वादश भाव में मेष राशि में आना कैसे मैं कह दूं कि बहुत अच्छा है इकोनॉमी के लिए। वो पीरियड थोड़ा सा ट्रिकी पीरियड्स आ रहे हैं, ये आप जान लीजिए। इसलिए वो लोग जो बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, उनको देखिए, आप बैंक में जाते हैं, वो म्यूचुअल फंड आपको बताते हैं, वो तो एक्स्ट्रापोलेशन ले रहा है ना कि वो 5 साल में ऐसा हुआ था इसलिए अब ऐसा होगा। मगर देर आर एबरेशंस ऑल्सो ना, एक झटका आता है सब कुछ ध्वस्त हो जाता है, उसका एक्स्ट्रापोलेशन से कोई लेना देना नहीं है, लॉ ऑफ एवरेजेस से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक बात। ये जो समझ गया वो आगे भी समझ गया। मैंने यहाँ मुझे पर लगता है म्यूचुअल फंड वाले भी जो होते हैं वो बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। रिस्की इन्वेस्टमेंट वाले तो फिर अलग ही कैटेगरी में चले जाते हैं। मैं नहीं कह रही कि सतर्क रहने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे म्यूचुअल फंड्स वाले रिस्की है। मैं ये कह रही हूँ कि हाई रिटर्न हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट को अब छोड़ दिया जाए, अपने प्रिंसिपल को सेफ रखा जाए। लो रिटर्न मोर ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स में डेफिनेटली फ्रॉम जून 2027, क्योंकि उसके बाद फिर वो 29 का पीरियड आएगा, फिर वो शकट भेदन होगा, फिर जून 27 से जून 32, ये 5 साल। 2008 की आर्थिक मंदी की आपने याद भी वैसे मैंने भी दिला दी है। 2008 की मंदी आपको याद कराई और आपको कहा वही गोचर फिर से नवंबर एंड 2026 से आ रहा है, और ज़्यादा इसका ट्रिगर पॉइंट आपको जून 2027 से मिलेगा, और क्योंकि वो भारत की कुंडली का भी मैंने आपको जिक्र दे दिया और मैंने आपको 1990 भी बता दिया। और आप अगर 2008 देखें तो चाइना भी एक बहुत बड़ी, उसने भी कहा अच्छा 4 बिलियन युआन जो है उसने वो किए, डिस्पर्स किए, क्योंकि उस आर्थिक व्यवस्था बहुत ख़राब हो गई थी। तो आर्थिक व्यवस्था ख़राब होने का पॉइंट ये राहु का मूवमेंट है, मगर ये नेक्स्ट प्रोनाउंस जिसे कहते हैं थोड़ा बढ़ेगा, प्रॉब्लम में बढ़त होगी जून 2027 से। अब ये पूरा गोचर का जो पीरियड है ये नवंबर 26 से मई 2028 है, और इसी के बीच में शनि का भी गोचर है। और शनि का गोचर जैसे ही जून में होता है ये प्रॉब्लम एस्केलेट कर रही, तो आपके सामने आ रही है इकोनॉमी की। पर ऐसा नहीं कि इसी समय को यूएस ध्वस्त होने वाला है, ऐसा नहीं है। अभी तो लड़ाई होनी है, वर्ल्ड ऑर्डर के चेंज होने में समय है, मगर वर्ल्ड ऑर्डर एक दिन में नहीं बदलता। देयर आर सक्सेसिव मूवमेंट्स एंड देन इट हैपन्स। बट रिमेंबर जून 2029 से जून 2032 भारत के लिए भी एक परेशानी का समय होगा। शत्रु एक साथ इकट्ठे हो रहे होंगे और कोई बड़ी बात नहीं होगी कि कोई टेररिस्ट एक्टिविटी या कोई ऐसा परेशानी आपके लिए क्रिएट कर दे। उधर भाखड़ा नंगल पे भी अगर किसी ने थोड़ी सी आवाज़ कर दी ना, पता लग जाएगा। कोई नया शत्रु भी उभर सकता है, क्योंकि अभी जब आप शत्रु बोलती हैं तो हम शत्रु के नाम पे चाइना और पाकिस्तान को ज़्यादा देख पाते हैं। देखिए, अगर चाइना और पाकिस्तान मुस्लिम कंट्रीज़ को सपोर्ट करेंगे तो वो थोड़ा सा एक बन जाएगा, एक गुट। ओके, हाँ, वो आपने कहा भी है कि चाइना बांग्लादेश कंट्रीज को सपोर्ट भी करेगा और उन्हीं को ख़त्म भी करेगा। हाँ, ये जान लीजिए, ये ड्रैकोनियन डायकोटमी होगी, द ड्रैगन्स डायकोटमस स्ट्रैटेजी एज आई वुड से।
ठीक है। मगर यहाँ पर क्योंकि हम चाइना की बात करें तो मैं आपको एक और बात कहती हूँ। दलाई लामा ने कहा कि एक मिडिल अप्रोच को फॉलो करते हैं, ठीक है। रिलीजियस, कल्चरल, लिंग्विस्टिक ऑटोनॉमी आप दीजिए तिब्बत को, और मिडिल वे आप हमें पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट ना भी करें तो भी चलेगा, है ना। मगर उधर से कैंपेन भी है एक फ्री तिब्बत की, और आज की डेट में आप जानते हैं कि आपको वीज़ा लेना पड़ता है चाइना से कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए। आने वाले समय में नहीं लेना पड़ेगा। ये बहुत खुशी की बात होगी मुझे लगता है, क्योंकि मैं हाल ही में आपको बताऊं, मैंने कुछ एक वीडियोस देखे हैं इस बार की अमरनाथ यात्रा में, जिसमें दिखाया गया है कि जैसे ही हम इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके चाइना जाते हैं तो वहाँ की जो बद इंतज़ामी है वो कितनी ज़्यादा है, इसलिए कि तुम आए हो दर्शन करो निकलो, फिर बहुत ज़्यादा सुविधाओं की यहाँ पर अपेक्षा मत करो, तो वो बड़ी खुशी की बात होगी। हाँ, फिर। तो वो तो तिब्बत तो अब चंगुल से बाहर निकल जाएगा। ये जो वर्ल्ड ऑर्डर का चेंज हो रहा है ना, इसमें कैलाश मानसरोवर आपके पास आ जाएंगे। माने तिब्बत का एरिया जो है ना, फिर एक बार तिब्बत फ्री होता है तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपको चाइना से वीज़ा लेना पड़ेगा कैलाश मानसरोवर जाने के लिए। तो वो कहानी तो यहाँ निकल लेगी, ठीक है, ये आप निकल जाएगी, मैं ये बोलूँगी। हाँ। तो ये भी आप जान लीजिए कि ये होने वाला है। अब ये जो इतनी सारी हमने विश्व की घटनाओं का जिक्र किया, इसमें क्या आम आदमी को भी किसी तरह से सतर्क रहने की ज़रूरत है? एक इन्वेस्टमेंट वाला तो मैंने नोट डाउन कर लिया है कि बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट के पीछे अभी अगर कोई पड़ा हुआ भी है तो 27 तक चलो फिर भी ठीक है, ले लो जितना रिटर्न जून 27 के बाद ज़रा आप केयरफुल रहें। जून 27 से जून 29 वीक है, और जून 29 से जून 32। लेकिन इसके अलावा भी क्या आम आदमी के लिए कुछ है कि आपको कैसे अलर्ट रहना है, या आपके ऊपर भी इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला है? देखिए, आम आदमी को ऐसे अलर्ट रहना है कि उसके आसपास कैसी गतिविधियां हैं इसको समझना है ना, क्योंकि टेररिस्ट गतिविधियां बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो सतर्क कैसे रहना है, पहला पॉइंट है, ऐसे सतर्क रहना है। दूसरा है अपनी स्त्री का, अपनी शक्ति का ध्यान रखें। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, और ये कहानी बड़ी हुई है, ठीक है। अगर आपने अपनी शक्ति का ध्यान ना रखा तो आपकी शक्ति कोई और ले जाएगा, आप शक्ति विहीन हो जाएंगे, और आप शक्ति विहीन हुए नहीं कि मुद्दा आपके हाथ से चला जाएगा, फिर डन, है ना। तो शक्ति विहीन नहीं हो सकते। आपको अपनी शक्ति की सुरक्षा में खड़े होना है। यहाँ आप खुद की ही शक्ति को प्रताड़ित कर रहे हैं, वो कहीं और जा रही है, ये स्टेट नहीं आ सकती। अब अपनी शक्ति को संभाल के रखें, अपनी स्त्री को संभाल के रखें। आप उसे प्रताड़ित करेंगे, वो आप देखिए, देश वो हारता है जिसकी शक्ति चली जाती है। राजपूत औरतों ने जौहर किया, अगर वो जौहर नहीं करती और अगर वो पकड़ी जाती और उनके साथ बदसलूकी की जाती बाय इन्वेडिंग आर्मीज, तो जो आप ही के जगह के लोग थे वो लड़ नहीं पाएंगे, उनका मोराल टूट जाएगा। अब वो ऐसा लड़ेंगे कि फाइट टिल द एंड होगा। ये बात सिर्फ मोराल की नहीं है, स्त्री शक्ति है। आपने शक्ति दे दी तो फिर आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। और अब उस शक्ति को नाम देने का भी समय अब उस शक्ति को नाम देने का भी समय है। इसलिए हिंदू राष्ट्र होगा, शक्ति को संभाल के रखिए। अपनी शक्ति को कौन प्रताड़ित करता है? बेवकूफ अपनी शक्ति को प्रताड़ित करता है। उसे यह नहीं पता कि मैं खुद ही शक्ति विहीन हो जाऊंगा। इस बात में बहुत से गहरे मतलब हैं जो समझ जाएगा, क्योंकि हर चीज को तो बिल्कुल ऐसे साफ करके नहीं बताया जा सकता, वो शब्द भी इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। अपनी शक्ति की सुरक्षा करें, फिर चाहे वो आपकी जमीन है, वो आपकी स्त्री है, सुरक्षा करें, गार्ड। भैरव को खड़े होना ही होगा शक्ति की सुरक्षा को। उम्मीद मैं करती हूँ आपकी ये बात। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर रहे हैं कि आपके जो भैरव वाहन है उसको प्रताड़ित किया जाए। वो आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर भैरव वाहन प्रताड़ित हुआ, आप देखिए कैसा वायलेंस होगा, इसके रेपरकशंस होंगे। आपने सोचा कि देखिए किन्हीं रीजन्स में किसी एक जानवर का मीट खाया जाता है, वहाँ की शक्ति बदल जाएगी। आप ये मत सोचिए कि तो क्या हो गया कि वहाँ ऐसे हो रहा है, यहाँ ऐसे हो रहा है ना। डोंट कॉज दिस कॉस्मिक शिफ्ट। इसका रेपरकशन ऐसा होगा कि आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्यों हुआ। आपको थोड़ी पता लगेगा कि मैंने तो ये कर दिया फिर ये ऐसा हो गया। लेट
वो कहते हैं ना, भैरव के वाहन को जहां वो बैठा है वो बैठने दो, अनलेस एंड अनटिल वो कोई रैबिट डॉग है या कोई वो बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रहा है, वो और बात है। मगर इसका जो रेपकशन आने वाला है ना, वो ऐसा आएगा कि फिर आपको ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, इसको निकाल दीजिए, आप देखिए क्या होगा। ठीक है, आप अपनी शक्ति को वल्नरेबल कर देंगे, हर तरीके से वल्नरेबल होगी आपकी शक्ति। उम्मीद मैं करती हूँ वो समय ना आए, वो दौर ना आए और हम हाँ, उसके साक्षी ना बने। अब भविष्य के गर्त में बहुत सी बातें छुपी हैं। आज एक बार फिर से आपने बहुत सारी भविष्यवाणियां की हैं, लेकिन भविष्यवाणियां सच होंगी या नहीं होंगी वो बाद की बात होती है। इनमें से ज़्यादा भविष्यवाणियां सच हो जाएं, बीइंग अ सनातनी, मैं ये चाहती हूँ। नहीं, मैंने आपको कहा है, अब अगली बार से क्या होगा, जब ये सच होंगी हम इनका क्लिप बनाएंगे, आपको भेजेंगे, आप लगाइएगा अपने चैनल पे, ये भविष्यवाणी हुई थी, ये सत्य हुई। मगर मैं हमेशा कहती हूँ, बड़ा बोल नहीं, कभी भी बड़ा बोल नहीं। ज्योतिषी ब्रह्मा नहीं होता, हमारी कैलकुलेशन में भी गलती हो सकती है, मगर ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो होनी है। कैलकुलेशन से इतर आपसे जब बात करो तो बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जैसे आज मुझे ये मालूम चला कि सर्वतोभद्र के ऊपर आपका बाकायदा एक रिसर्च चल रहा है जो बहुत लंबे समय से चल रहा है। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, वो जल्द पूरा हो। धन्यवाद। हम उसको सुन पाएँ कि उसका रिजल्ट क्या निकला। मुझे लगता है समाज का उससे बहुत हित होता है। रिसर्च कोई एक या दो लोग करते हैं या एक संस्था करती है, ग्रुप ऑफ पीपल करते हैं, लेकिन फ़ायदा पूरे समाज को अनंत काल तक होता है। Truly. ये भी नहीं कि उस समय हो। तो ये जो कार्य आपके द्वारा आपके गुरु के साथ मिलके किया जा रहा है वो जल्द से जल्द समाप्ति की ओर आगे बढ़े, एक कोई निष्कर्ष निकले, पहला मैं ये चाहती हूँ। दूसरा, आज हमने चर्चा की है कि हम राशि सकट चक्र और कूर्म चक्र के ऊपर भी अगर आगे कभी आपसे चर्चा राशि संकट और कूर्म चक्र, हाँ, तो उस पर भी ज़रूर, क्योंकि इस पॉडकास्ट से मैं ऑनेस्टली बताऊँ आपको, सिर्फ भविष्यवाणियाँ नहीं पता चलती हैं। बहुत से शायद जो ज्योतिष के स्टूडेंट हैं या ज्योतिष में रुचि रखते हैं, उनके भी मुझे लगता है ज्ञान चक्षु खुलते हैं आपके साथ जब पॉडकास्ट करो। तो हम इस पर भी आगे भविष्य में ज़रूर बात करेंगे। ये कुछ वो टॉपिक हैं, आप मानेंगे ज़रूर इस बात को, जिस पर चर्चा बहुत कम होती है, खासकर यूट्यूब पर। मैं मानती हूँ। हाँ, तो हम इस पर चर्चा बस अगर मैं कर पाए। इसको यहाँ पर एक पॉइंट के साथ ये जो हमने देश दुनिया की भविष्यवाणियाँ की, इसको मैं एक पॉइंट इसमें और ऐड करना चाहूँगी। आप देखिए, आने वाला समय चाइना लैंड लूज करेगा मगर इंडिया लैंड गेन करेगा। लैंड लूज मतलब तिब्बत जब जाएगा चाइना से तो लैंड लूज ही हम कहेंगे ना। हमने कहा कैलाश मानसरोवर के लिए आपको चाइनीज़ वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा, मगर भारत लैंड गेन करेगा। ये मैं आपको बता रही हूँ। मैंने आप ही के पॉडकास्ट में पिछली बार बोला, मैं बहुत स्पेसिफिकली बता रही हूँ, आने वाले समय में भारत लैंड गेन करेगा। मतलब चीन की वो जो विस्तार वाली नीति है जिसका हमेशा हम बातचीत करते हैं, वो ख़त्म होगी कहीं ना कहीं, और भारत लैंड गेन क्या करेगा, या तो जो चाइना ने लिया है वो, या पीओके जो पाकिस्तान ने लिया है। आप देखिए, अभी इसमें और भी बहुत कुछ है। और आगे हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन आज के लिए बहुत धन्यवाद आप। श्योर, थैंक यू शालिनी।